पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। जो हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, जैसे कि हमारी एक गोल पृथ्वी है, तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो जो इसकी त्रिज्या है वह 6370 किलोमीटर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन। खनन। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में एक सोने की खानें जो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। इससे अधिक गहराई तक जा पाना असंभव है, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है ना, वहाँ पे लोग नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो जो तापमान है उससे शरीर के फिर जलने लग जाता है, क्योंकि फिर वो तापमान सहन नहीं कर सकता व्यक्ति, इसलिए उससे ज़्यादा अंदर जा पाना असंभव है। खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की छानबीन कर रहे हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक व खनन के अलावा भी कई परियोजनाओं द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की छानबीन कर रहे हैं। यानी कि देख रहे हैं कि भाई इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिज्या, तो और भी इसकी वो प्रॉपर्टी, क्रोड, मेटल, इसके आंतरिक भाग, इनकी सबकी छानबीन कर रहे हैं। आज तक का सबसे गहरा जो प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। और ज्वालामुखी उद्गार भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक अच्छा स्रोत है। यानी कि इस टॉपिक में जो कुछ भी आपको बताया गया, इसमें ये है कि जो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें थी, जिसकी जिसकी जो जिसकी गहराई थी ना, वो 3 से 4 किलोमीटर थी। इससे अधिक गहराई तक जा पाना असंभव था। फिर उसके बाद खनन के अलावा भी वैज्ञानिक कई तरीकों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की छानबीन कर रहे हैं। आज तक का जो सबसे गहरा प्रवेदन, यानी सबसे गहराई वाला जो प्रवेदन है ना, वो आर्कटिक महासागर में ढूंढा गया है, जो कि 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। ज्वालामुखी उद्गार भी आंतरिक संरचना का एक अच्छा स्रोत है। यानी कि जो ज्वालामुखी जो फटते हैं, उनसे जो लावा निकलता है, वो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक अच्छा स्रोत है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा भूकंप। अगला टॉपिक है हमारा भूकंप। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। ये एक प्राकृतिक घटना है, यानी कि ये प्रकृति के द्वारा होती है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है, जो कि सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। जो ऊर्जा निकलती है ना पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा निकलती है, वो धीरे 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 धरातल पर आती है, जिससे हमें वो भूकंप महसूस होता है। तो ये जो फैल कर यही जो तरंगे होती है, ये भूकंप लाती है। उद्गम केंद्र, यानी कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी कि हमारे धरातल से भी नीचे जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, या इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। अधिकेंद्र, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से सबसे नजदीक होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा तरंगे जो चलती रहती है, अलग अलग दिशाओं में चलती रहती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, यानी कि जो हमारे धरातल पर जब वो पहुंचती है, तो उद्गम केंद्र से सबसे नजदीक होती है, यानी कि उद्गम केंद्र के वो नजदीक ही होती है, तो वह अधिकेंद्र कहलाती है। यहीं पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, यानी कि धरातल पर, यानी कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही इनको महसूस किया जाता है। इसके आगे हम देख लेते हैं भूकंपीय तरंगे। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, ठीक है। और इस भूकंप को मापने की जो इकाई है वो है सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप मापी यंत्र। यह यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है, जो कि 2 प्रकार की होती है। भूगर्भिक तरंगे, जिनमें प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। तो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहली है प्राथमिक तरंगे। ये प्राथमिक तरंगे होती है, ठीक है। ये तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती है, यानी कि बहुत ही अधिक तेजी से चलने वाली तरंगे होती है। ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह यानी धरातल है हमारे, जिसमें हम चलते हैं, वहाँ पर सबसे पहले पहुंचती है। ये ध्वनि तरंगे होती है। ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों से होकर गुजरती है, यानी कि ठोस से भी गुजर सकती है,
तरल से भी गुजर सकती है और गैस, तीनों से होकर ये गुजर सकती है। और अब हम दूसरा ले लेते हैं द्वितीय तरंगे या एस, और प्राथमिक तरंगों को पी से डिनोट करते हैं और द्वितीय तरंगों को एस से। ये द्वितीय तरंगे होती है। ये तरंगे धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती है, यानी कि बहुत धीरे धीरे धरातल के ऊपर आ जाती है। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही गुजरती है, यानी कि जो ये तरंगे होती है ये ठोस पदार्थों से गुजरती है, जबकि प्राथमिक तरंगे तीन अवस्थाओं से गुजरती है। ये तरंगे समुद्री तरंगों जैसी होती है, यानी कि जो समुद्र में जो तरंगे उठती है वैसी ये तरंगे होती है। अगला है भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूर दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है, यानी कि जो भूकंप या भूकंप लेखी जो यंत्र होता है इस पर भूकंपों को मापा जाता है कि वो कितने रिएक्टर स्केल का है, कितना विनाशक है। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भूकंप महसूस नहीं किए जाते हैं, भूकंप नहीं आते हैं, तो उनको भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप के प्रकार। विवर्तनिक भूकंप। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप ब्रश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना अथवा एक दूसरे से दूर जाना इसका मुख्य कारण है। यानी कि जो विवर्तनिक भूकंप होते हैं ये सर्वाधिक आते हैं, क्योंकि ये है ना महासागरों, ये जैसे कि हमारी प्लेटें होती है, जैसे इंडियन प्लेट जो भारत में, जैसे एक तो इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट का अभिसरण हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये पास पास आ रही है, जिससे क्या भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही विवर्तनिक भूकंप है। ज्वालामुखी भूकंप। ये विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये एक ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले भूकंप है जो धरातल पर उत्पन्न होते रहते हैं और भूकंप हमें महसूस होते रहते हैं। भूकंप के प्रभाव। भूमि का हिलना, भूस्खलन, आग लगना, इमारतों का टूटना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी आना इसके मुख्य प्रभाव है। क्योंकि जैसे भूमि का हिलना यानी कि पृथ्वी के अंदर कंपन होता है तो भूमि हिलती है। भूस्खलन है कि भूस्खलन आग लगना, जैसी कई जगहों पर विद्युत के खंभों का हिल जाना जिस वजह से आग लग जाती है। इमारतों का टूटना, ये जो पृथ्वी के अंदर जो इनकी नींव गड़ी हुई होती है वो हिल जाती है, तो जिस वजह से ये अपने इमारतें होती हैं ये टूट जाती है। वस्तुओं को गिरना, जब पृथ्वी हिलने लग जाती है तो वस्तुएं तो गिरती है। और सुनामी, समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठने लग जाती है। तो ये सब इस भूकंप के प्रभाव है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रचना। भूप्रपट्टी, इसमें पहला हम ले लेते हैं। ये पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है, यानी कि पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है। भूप्रपट्टी की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग होती है, यानी कि जो भूप्रपट्टी की जो मोटाई होती है वह महासागरों में अलग पाई जाती है तथा महाद्वीपों में अलग पाई जाती है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है, यानी कि जो महासागर होते हैं इसमें इसकी मोटाई 5 किलोमीटर की होती है तथा महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर तक है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना अंतर है, यानी कि इसमें 5 और इसमें 30। तो ऐसे ये भूप्रपट्टी होती है। भूप्रपट्टी भारी चट्टानों से बनी होती है, जो ये भूप्रपट्टी होती है बहुत ही भारी भारी चट्टानों से बनी हुई होती है। तो ये हमारी भूप्रपट्टी थी। इसी के साथ हम आगे बढ़े। मेटल। भूप्रपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। हमने पढ़ा भूप्रपट्टी है ना, तो उसकी जो नीचे का भाग होता है वो मेटल कहलाता है। ये भाग 2900 की गहराई तक पाया जाता है। ये जो भाग होता है भूप्रपट्टी से नीचे मेटल की 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच पाया जाता है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक होता है, यानी कि जो मेटल का ऊपरी भाग होता है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है और इसका जो विस्तार होता है वो 400 किलोमीटर तक होता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा हमारे धरातल से बाहर आता है उसका मुख्य स्रोत यही है। उसका जो मुख्य कारण है यही है मेटल। भूप्रपट्टी तथा मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनता है, यानी कि जो भूप्रपट्टी तथा मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक है और जो मेटल की जो ये परत होती है वह ठोस अवस्था में है। तो ये हमारा सब ये जो भी हमने पढ़ा ये मेटल था। इसी के साथ हम अगला ले लेते हैं। क्रोड।
करोड़ के दो भाग हैं, एक बाहरी एवं एक आंतरिक करोड़। बाहरी करोड़ तरल अवस्था में तथा आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में। बाहरी करोड़ यानी कि तरल अवस्था में यानी कि वो लचीला सा होता है, ठीक है। और जो आंतरिक होता है ना वो ठोस एकदम पक्का होता है, ठीक है। करोड़ भारी पदार्थों से बनी है, ऐसा हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। करोड़ भारी पदार्थों से बनी हुई रहती है और यह सब हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। करोड़ निकिल और लोहे का बना है। ये जो करोड़ होता है वो निकिल और लोहे जैसे पदार्थों का बना होता है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। यानी कि जो करोड़ होता है वह निकिल और लोहे जैसे पदार्थों से बना होता है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। तो ये सब था करोड़। और इसके आगे हम ले ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इसमें भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है। एक ज्वालामुखी वो होता है जिसमें कि पृथ्वी के अंदर होने वाली एक अचानक सी हलचल को जो भूपटल पर अधिक विस्फोट जो भूपटल पर अधिक विस्फोट करती है वो ज्वालामुखी होती है। विस्फोट के द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते। इन सभी पदार्थों का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नली कहा जाता है। यानी कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे जो भी जितने भी पदार्थ निकलते हैं तो उन सबका जो निकास होता है ना वो एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नली के नाम से जाना जाता है या निकास नली कहा जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय ज्वालामुखी इसमें पड़ता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों में उद्गार तथा विस्फोट के समय समय ऐसे ज्वालामुखियों में क्या होता है कि उद्गार तथा विस्फोट समय समय पर होता रहता है एवं इनका मुख हमेशा खुला रहता है। इटली का एटना ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। इस प्रकार की ज्वालामुखी में क्या होता है कि इनमें विस्फोट समय समय पर होता रहता है और ये ऐसा उदाहरण हमको इटली में एक एटना ज्वालामुखी का देखने को मिलता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखियों में लंबे समय से कोई उद्गार नहीं होता, परंतु विस्फोट की संभावना बनी रहती है। जब ये अचानक उद्गार करते हैं तो इससे बहुत हानि होती है। ऐसे इस प्रकार के ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुए रहते हैं और परंतु विस्फोट होता है ना इनमें तो ये बहुत विनाश मचाते हैं और इससे बहुत हानि होती है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। इसी के साथ हम आगे ले लेते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखियों में उद्गार तथा विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना नहीं रहती। यानी कि ऐसे ज्वालामुखी कहता है कि इनके मुख बंद हो जाते हैं और इनमें भविष्य में कोई भी विस्फोट होने की संभावना नहीं रहती है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। और ये सब हमारे ज्वालामुखी के प्रकार था। और इसी के साथ हम आगे मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का लावा उद्गार अधिक ठंडा और चिपचिपा और गाढ़ा होता है। ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वालाखंडिष्म पदार्थ एवं राख निकलती है। यानी कि मिश्रित ज्वालामुखी में क्या होता है कि इनमें अलग अलग पदार्थ निकलते हैं, जैसे ज्वालाखंडिष्म यानी कि जो मलबा होता है ना, पर्वत का जो मलबा होता है ना वो भी इसके साथ बाहर निकल जाता है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं वो मिश्रित ज्वालामुखी कहलाते हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। यह अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो कि बहुत दूर तक जाता है। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच जाता है। भारत का दक्कन ट्रेप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। ऐसे ज्वालामुखी में क्या होता है कि इनका जब भी विस्फोट होते हैं तो इनका प्रभाव बहुत दूर दूर तक चला जाता है और 50 मीटर से भी दूर दूर कभी कभी इनका चला जाता है। और ये से हमको भारत का दक्कन ट्रेप और जो कि बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। और इसी के साथ हम आगे और हमारा लास्ट है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों से होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 17,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। यानी कि जो ये उद्गार महासागरों में होते हैं, यानी कि जो ये ज्वालामुखी है ये महासागरों में होते हैं
और ये मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। यानी कि जो ये मध्य महासागरीय जो कटक ज्वालामुखी आते हैं वो इसी ही क्षेत्र में आते रहते हैं, इसलिए इसे मध्य महासागरीय कटक के ज्वालामुखी कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, और इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। तो